हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग का राष्ट्रपति वाला चैप्टर चल रहा था। तो आज हम लोग राष्ट्रपति में महाभियोग वाले टॉपिक को समझेंगे कि राष्ट्रपति को किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। तो ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आईएएस का प्रीलिम्स हो चाहे वो पीसीएस का प्रीलिम्स हो। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे आईएएस और पीसीएस के जितना भी आपका जीएस2 का सिलेबस है तो पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम आईएएस पीसीएस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम आईएएस पीसीएस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो बच्चा गाँव में रह के या घर में रह के तैयारी करना चाहता है या जो बच्चे दिल्ली में जाके मुखर्जी नगर की लाखों की फीस नहीं दे सकते तो वो अपनी आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए श्री राम आईएएस पीसीएस संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने श्री राम आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपने आईएएस और पीसीएस की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं तथा जो आपके सपने हैं आईएएस और पीसीएस बनने के उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज हम लोग महाभियोग वाले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है महाभियोग। महाभियोग तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। तो आज हम लोग राष्ट्रपति पर पूरी महाभियोग की प्रक्रिया को देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। तो पहली बात आपको महाभियोग के संबंध में ये याद रखनी है कि हमारे संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की बात की गई है। अन्य जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए रिमूवल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाएगा तथा जितने भी अन्य संवैधानिक पद हैं उनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया और अन्य जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है और अन्य जितने संवैधानिक पद हैं, अन्य संवैधानिक पद उनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाहे वो राष्ट्रपति के अलावा कौन से हो गए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, उनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इम्पीचमेंट, जब महाभियोग के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपके आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में आएगा तो आपको भूमिका किस तरह से लिखनी है। जितनी अच्छी भूमिका आपकी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मेंस के एग्जाम में मिलेंगे। तो हम लोग भूमिका को देखते हैं, फिर हम लोग जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो भूमिका को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? भूमिका तो आर्टिकल 60 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ लेते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान की आर्टिकल 61 में किया गया है। तो भूमिका को किस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 60 के अनुसार संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ लेते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में उसका उल्लेख किया गया है। तो इसको हम लोग लिख के देख लेते हैं जिससे आपको आपके अपने नोट्स भी बनते चले। आर्टिकल 60 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण, बचाव की शपथ लेते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं
उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, संविधान का उल्लंघन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि केवल संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है और अन्य किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, केवल संविधान के उल्लंघन पर। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग वाला जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल समझ के पढ़ना होगा, कंसेप्चुअल पार्ट है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी अच्छा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गई भूमिका। आर्टिकल 60 में क्या बोला गया कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 61 में किया गया है। तो आर्टिकल 61 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 61। महाभियोग के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 61। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति, ये ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं कि आर्टिकल वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आईएएस में बहुत कम पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे? आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64। तो आपके लिए आपको किस आंसर पे टिक करना है? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस आधार पर हटाया जाता है? तो 4-5 ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पे, कदाचार के आधार पे या भ्रष्टाचार के आधार पे। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? संविधान के उल्लंघन के आधार पे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे हो गया? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, फोर्थ। संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, कदाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, चौथा कोई नहीं। तो आपको किस आंसर पे टिक करना होगा? संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तथा उसको हम लोग राष्ट्रपति के जो महाभियोग में भाग लेते हैं उनके साथ हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। तो हम लोग अब देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में एक टेबल बना के हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में
भाग लेने वाले सदस्य। तो एक तरफ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य होंगे तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्य होंगे। तो हम लोग देखते हैं अब पहले नंबर पे कौन आता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इधर पे कौन आएगा, इधर आएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित भी आते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी आते हैं। आपको यहां दिख रहा होगा, यहां केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहां पे निर्वाचित भी ले रहे हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या हो गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इधर क्या हो गया, लोकसभा के सभी सदस्य। जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसमें राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि चाहे वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, वे सभी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यहां पे भी मनोनीत भाग लेते हैं लेकिन यहां पे मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग में निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं तथा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। इसमें केवल दो लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य तथा लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी का निर्वाचित सदस्य। तो इसमें ना तो दिल्ली का भाग लेता है ना तो पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो महाभियोग में केवल दो लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य प्लस लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली तथा पौंडीचेरी को जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इन्हें कब शामिल किया गया था? 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो ये हम लोगों ने कंपेयर करके देख लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आपसे तुलना करके आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यहाँ से पूछा जा सकता है। बिल्कुल आप लोग समझ के पढ़िए, टेबल बना के याद करिएगा जिससे आप लोग भूले ना। यहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग ले रहे हैं,
यहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे दिल्ली पौंडीचेरी के भाग लेते हैं, यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को अब हम लोग देखते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। ये निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य हैं और ये महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्य हैं। अब हम लोग देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि संसद के द्वारा संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जो संसद होती है वो संसद राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। दंड देना केवल न्यायालय का कार्य है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। दंडित नहीं किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। दंड देना केवल न्यायालय का काम है, इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। चर्चा करें। तो आपको किस तरह से अपने आंसर में लिखना है? पहले आपको भूमिका लिखनी है। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की संरक्षण के लिए। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये संविधान पहले भूमिका हो गई हम लोग की। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर को फिनिश करेंगे। इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि जो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पे हटाया जा सकता है, लेकिन संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर कहते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हैं? क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर कहते हैं। तो ये आपसे मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पीसीएस मेंस में जरूर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा केवल हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है, महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के द्वारा, संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये पॉइंट, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो केवल संविधान के उल्लंघन पे पेश किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभियोग जो प्रस्ताव होता है उसकी शुरुआत केवल लोकसभा से की जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होगा उसकी शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव को पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि महाभियोग को सदन में पेश करने से पहले, जिस सदन में पेश किया जा रहा है, तो पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने महाभियोग प्रस्ताव को सदन में पेश कर दिया और आपने राष्ट्रपति को सूचित नहीं किया। तो 14 दिन पहले पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो पहला क्या हो गया कि महाभियोग प्रस्ताव सदन में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, और जो महाभियोग प्रस्ताव होगा उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि महाभियोग प्रस्ताव को पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। तीसरा क्या होगा कि जब भी महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जाएगा तो उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस महाभियोग प्रस्ताव पर होने चाहिए जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया गया है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के आपके आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कम से कम, ये आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया गया है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव पर होने चाहिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्या है, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया गया है उस सदन को, यदि वो सदन, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया गया है, महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया गया, यदि उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो फिर महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा। यदि सदन के
कुल सदस्य के 2/3 यदि प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, ये आपको याद रखना, यदि महाभियोग प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ये पहला सदन हो गया। यदि यहां से 2/3 कुल सदस्य संख्या, ये आपको याद रखना है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि महाभियोग प्रस्ताव को पहले सदन से पास कर दिया जाता है तो फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो महाभियोग प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो ये पहला सदन हो गया, ये दूसरा सदन हो गया। तो अब जैसे यहां से पारित हो गया, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया, फिर यहां पे जाएगा, फिर दूसरा सदन क्या होगा, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोप सही मानते हैं दूसरा सदन, तो फिर क्या होगा, यदि आरोप को सही मानते हैं, आरोप को सही मानते हैं और जो महाभियोग प्रस्ताव को यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि दूसरा सदन भी पारित कर देता है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उस दिन की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है तो उस दिन की तिथि से राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। तो ये हम लोग ने देख लिया कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो जिस सदन में जैसे महाभियोग को पेश किया गया, यदि वो सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो फिर क्या होगा कि महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है तो जिस दिन प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो गए तो उस तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये हम लोग ने महाभियोग की प्रक्रिया को देखा कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरुआत होती है। उसकी किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है, संविधान के उल्लंघन पर इसे पेश किया जाता है और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। फिर इसके बाद यदि पहला सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बना के देख लेते हैं, जिससे आपको लोग वीडियो भी देखें और अपने शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। तो ये हम लोग ने एक डिटेल में देख लिया। अब हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। आप लोग बस यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य। इसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो अब हम लोग शॉर्ट नोट्स बना के देख लेते हैं, फिर उसको एक एक करके हम लोग शॉर्ट बुलेट पॉइंट में लिख लेते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। पहला क्या हो गया कि संविधान के उल्लंघन पर पेश किया जाएगा, संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा। दूसरा क्या होगा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तीसरा क्या होगा कि 14 दिन की पूर्व सूचना पर 14 दिन की पूर्व सूचना, कम से कम 14 दिन की 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। और चौथा क्या हो गया कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जिस
सदन में विधेयक को, जिस सदन में प्रस्ताव को लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पे होने आवश्यक हैं। आवश्यक हैं। 5वां क्या हो गया कि कुल सदस्य संख्या के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए, तभी जाके महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाभियोग विधेयक को पारित किया जाता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से या कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसे देख लेते हैं। तो फिर इसके बाद प्रस्ताव पारित होने की तिथि से, और ये दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। इसके बाद जिस दिन दूसरा सदन प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उस तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, और इसके बाद राष्ट्रपति पद छोड़ देता है। तो ये हो गया पूरा महाभियोग की प्रक्रिया, कितने कौन कौन से चरण होते हैं महाभियोग में। तो सारे प्रक्रियाओं को हम लोग ने देख लिया कि राष्ट्रपति को किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसे देख लेते हैं कि ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से या कुल सदस्य संख्या की बहुमत से। तो उसे देख लेते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट का, हटाया जाता है। ऑप्शन हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से या कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और इसमें क्या होगा, चौथे में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो IAS हो चाहे PCS हो। तो गाइस ये हम लोग का राष्ट्रपति का महाभियोग कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिए, जिससे सब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका फायदा सभी को मिले। गाइस थैंक यू सो मच।